क्या चीन में किन लोगों को पीठ के पीछे झाड़ू बांधने के लिए और गले में मटकी लटकाने के लिए विवश किया गया? फिर एक आता है 3000 साल पहले हमारे गले में झाड़ू बांध दिया, मटकी बांध दी। फर्जी बात, ये सब एट्रोसिटी पॉर्न है। ये सब कहना कि पानी नहीं पीने दिया, कैक्टस थे तुम, कैसे बच गए जीवित? पानी नहीं पीने दे रहा था तुम्हारा। ठाकुर का कुआं तुम खोद ले रहे थे, अपना कुआं नहीं खोद पा रहे। कौन सा लॉजिक है यार ये? सवाल मेरिट का नहीं है, सवाल क्या आप ये मानते हैं कि 85% लोगों में मेरिट नहीं होती, इनमें कोई टैलेंट ही नहीं होता? ये बिल्कुल मूर्ख ही पैदा होते हैं। 15% में ही सारे योग्यता के सोते फूटते हैं। प्रतिनिधित्व, अरे चुनाव होता है प्रतिनिधित्व के लिए। मेरिट प्रतिनिधित्व से नहीं आता है। मेरिट के कुछ मानदंड हैं। क्या चीन में किसी दूल्हे को घोड़ी पर बैठने पर उसकी हत्या की जाती है या उनकी घुड़चढ़ियां रोकी जाती हैं? ये भारत में आज भी हो रहा है। बकलोली मात्र है। कोई प्राइमरी सोर्स में यहाँ पे खड़ा हूँ, सर्च करके मुझे दिखाओ किस लिटरेचर में है ये, कहाँ पे? दिल्ली यूनियन और शिवोम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा। संवाद, वाद और विवाद लोकतंत्र की पहली शर्त है। इतने शांतिपूर्वक तरीके से और इतने मैत्रीपूर्ण माहौल में अगर हम संवाद कर सकें तो हम भारत के लोकतंत्र को मैच्योर कर पाएंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है कि पक्ष जिनके दो अलग अलग हों वो बिना गाली के बात ही नहीं करते। सोशल मीडिया में कई बार कायदे की बात भी होती है तो उसमें भी गाली दे के ही कहेंगे, तो उससे माहौल ख़राब होता है। इसलिए शिवोम जी और दिल्ली यूनियन इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। सर अभी बोल रहे थे, मैंने 2 पॉइंट सर के नोट किए। एक तो देखिए, हमको सबको ये समझना चाहिए कि 50% की सीमा तो टूट चुकी है। अब देश में 60% आरक्षण है और ये सीमा उस समय टूटी जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बाउंडेशन लगा दी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता और उसमें क्रीमी लेयर भी लगा दिया, जबकि उन दोनों को कोई विषय नहीं था केस में। तो जब ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया गया और आरक्षण का एक निश्चित प्रावधान है कि उसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, आयोग सर्वे करेगा, आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा, आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसे सरकार स्वीकार करेगी, वो संसद से पास होगा, तब जाकर आरक्षण लागू होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए 50% की सीमा भी तोड़ दी गई। कोई आयोग नहीं बना, कोई सर्वे नहीं कराया गया, कोई आंकड़े नहीं पेश किए गए, कहीं किसी सदन से पास नहीं करा गया। प्रधानमंत्री का मन हुआ और उसे लागू कर दिया गया और देश में एक भी आवाज उसके विरोध में नहीं उठी, एक भी आवाज। इसका मतलब है कि हमें आरक्षण से दिक्कत नहीं है, हमें जातियों से दिक्कत है। कुछ जातियों को अगर सुविधा दी जाए तो कोई विरोध नहीं करेगा और कुछ जातियों की सुविधा पे हम लगातार सवाल उठाते हैं। और ईडब्ल्यूएस भी ईडब्ल्यूएस नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए वो आरक्षण नहीं है। उस आरक्षण में भी जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है, उसमें केवल सामान्य वर्गों के लोग ही उस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। तो एक तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो साथी आरक्षण के विरोध में आवाज उठाते हैं वो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, वो महिला आरक्षण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। वो जब कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे के तहत एडमिशन होते हैं, इस ओबीसी और एससी आरक्षण पर बड़ा तर्क दिया जाता है। आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा? आरक्षण भैया केवल एडमिशन में है, एग्जाम उसे भी आपके साथ ही बैठ कर देना होता है। ये हमारे अंदर कहीं नफरत भरी हुई है जो हमें ऐसे कुतर्क पे लेके आती है। एक बच्चा गाड़ी से स्कूल जाता है, एसी कमरे में बैठ के कंप्यूटर पर पढ़ाई करता है, 4 ट्यूटर लगे हुए हैं। एक बच्चा सुबह अपनी भैंस को चारा डाल के, उसे नहला के, या खेत में काम करके, या मजदूरी में ईंट पकड़ा के, गारा पकड़ा के स्कूल जाता है और स्कूल से आते फिर काम में लगा दिया जाता है। वो आरक्षण के तहत एडमिशन पा जाता है और उस बच्चे के साथ बैठ के एग्जाम पास करता है, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर ज़्यादा योग्यता है। अगर उसे भी वही सुविधाएं दी गई होती तो हो सकता है वो बच्चा टॉपर होता। तो एक तो हमें ये नफरत दिल से निकाल देनी चाहिए कि आरक्षित, ये जो है कहा जाता है कि आरक्षित वर्ग से, लेकिन जब मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन होता है जो बिल्कुल अयोग्य है, जो उस आरक्षित वर्ग के कोटे से भी 10 नंबर कम लेके आया है,
वो 1 करोड़ रुपए डोनेशन देके जब डॉक्टर के मेडिकल सीट पे एडमिशन पा जाता है, तो इस देश में आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई कि इस जो मैनेजमेंट कोटे वाले से कौन इलाज कराएगा, क्योंकि वो उनके वर्ग से आता है। तो एक तो हमें इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। सर चले गए हैं, सर ने चीन का उदाहरण दिया कि चीन में इस तरह का आरक्षण नहीं है, उन्होंने योग्यता को महत्व दिया। तो चीन में क्या कभी एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के अंगूठे काटे गए? कि चीन के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण ढूंढ के बता सकते हैं आप? चीन में क्या संबुक जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की गर्दन काटी गई कभी? क्या चीन में कुछ लोगों को अछूत बना के रखा गया? क्या चीन में लोगों को पीठ के पीछे झाड़ू बांधने के लिए और गले में मटकी लटकाने के लिए विवश किया गया? क्या चीन में किसी दूल्हा को घोड़ी पर बैठने पर उसकी हत्या की जाती है या उनकी घुड़चढ़ियां रोकी जाती हैं? ये भारत में आज भी हो रहा है। एकलव्यों के अंगूठे आज भी काटे जा रहे हैं, आज वो एनएफएस के नाम पर काटे जा रहे हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा, हम सब मिक्स बैठे हैं, हम में कुछ आरक्षण समर्थक हैं, कुछ आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन जो आरक्षण विरोधी हैं उन्हें मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी ना हो तो पता करें। जब कॉलेजों में लेक्चरर्स की जगह निकलती हैं और उनमें जब ओबीसी के एससी के बच्चे सेलेक्ट होकर आ जाते हैं तो एनएफएस लगा के उन्हें अपॉइंटमेंट देने से रोक दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये खेल क्यों चल रहा है भारतवर्ष में? एक जो है सर ने बार बार मेरिट का जिक्र किया। सवाल मेरिट का नहीं है, सवाल प्रतिनिधित्व का है। क्या आप ये मानते हैं कि 85% लोगों में मेरिट ही नहीं होती, इनमें कोई टैलेंट ही नहीं होता? ये बिल्कुल मूर्ख ही पैदा होते हैं, 15% में ही सारे योग्यता के सोते फूटते हैं। सवाल ये नहीं है। एक लाए सर कि 15 साल तक आरक्षण होना चाहिए था, पता नहीं ये थ्योरी कहाँ से आती है, बहुत लोग तर्क देते हैं। वो 15 साल का जो है वो समय उसके लिए है, संसदीय आरक्षण के लिए, विधायिका में आरक्षण, उसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि इसे उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। यद्यपि वो बढ़ता रहा है, ये नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा और नौकरियों में जो आरक्षण है ये तब तक के लिए है जब तक समानता ना आ जाए, देश में बराबरी ना आ जाए। मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण देके मैं इसे सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि आरक्षण की सीमा क्यों बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि 1950 में एससी एसटी के लिए आरक्षण लागू हुआ, उन्हें 22% कोटा दिया गया, और 1993 में लागू हुआ था, 90 में मंडल आयोग की सिफारिश स्वीकार की गई थी। 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू हुआ, लेकिन आज तक भी उनका कोटा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम इतने पाखंडी और इतना बेईमान समाज हैं कि हम उसे ईमानदारी से लागू नहीं करना चाहते। हम तरह तरह के बहाने ढूंढ के अभी भी उन्हें आगे आने से रोक देते हैं। 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि ओबीसी एससी एसटी के कितने पद अभी केंद्रीय सेवाओं में खाली हैं, तो केंद्र सरकार का जवाब राज्यसभा के अंदर है। पवन जी राज्यसभा में रहे हैं, आपको जानकारी होगी। ओबीसी की ग्रुप ए में 61%, ग्रुप बी में 74%, 74.8%, 74.8%, और ग्रुप सी में 60.3% सीटें अभी भी खाली हैं। आरक्षण का केवल ढिंढोरा है, हमने उन लोगों को अभी तक भी उनकी सीटें नहीं दी हैं। एक माता दीन अनुरागी ने आरटीआई डाली थी 5 जनवरी 2018 को, उसका जवाब आया कि देश में कुल जो 496 वीसी हैं, वाइस चांसलर अलग अलग यूनिवर्सिटियों के, उनमें ओबीसी मात्र 36, जबकि होने चाहिए कोटा के हिसाब से 135, एससी मात्र 6 होने चाहिए 75, एसटी शेड्यूल ट्राइब मात्र 6 होने चाहिए 25। ये स्थिति तो इसकी है। एक और सवाल पूछा गया था संसद में, संसद की स्थायी समिति एक बनी थी, तो उन्होंने न्याय विभाग से सवाल किया, न्याय विभाग का जवाब आया कि पिछले 5, ये 2 जनवरी 2023 का जवाब है, लिखित में न्याय विभाग ने जवाब दिया है कि पिछले 5 वर्ष में उच्च न्यायालयों में 537 जजों की नियुक्ति हुई है। इनमें ओबीसी मात्र 59 नियुक्त किए गए हैं, जबकि कोटा के हिसाब से होने चाहिए थे 145। एससी 15 नियुक्त किए गए हैं, जबकि होने चाहिए 80, और शेड्यूल ट्राइब मात्र 7 नियुक्त किए गए, जबकि होने चाहिए 40। तो ये जो भेदभाव है, 2 सवाल अक्सर उठाए जाते हैं कि कब तक आरक्षण। एक बार बराबरी कर दो। इस देश में जाति पे बहुत सवाल उठते हैं, मेरे पास फॉर्मूला है जाति खत्म करने का।
मैं आज इतने प्रबुद्ध लोगों के उपस्थिति का लाभ उठाते हुए उसे पेश करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था अखबार में और काफ़ी चर्चा भी हुई थी उस पर। जातिवाद पे सवाल उठाते हैं। जातिवाद नहीं होना चाहिए देश में, जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन जाति को बनाए रखना चाहते हैं। अगर जाति रहेगी तो जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा? नाम के आगे भी जाति सूचक शब्द लगाएंगे और लास्ट में भी जाति सूचक शब्द लगाएंगे। अपनी जाति पर गर्व भी करेंगे, सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन भी करेंगे, जाति सम्मेलन भी करेंगे और उन सम्मेलनों में ये भी बताएंगे कि हमारी जाति सबसे ऊपर है और हमारी ये विशेषताएं हैं। और फिर चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो जाए। जातिवाद खत्म करने की शुरुआत शीर्ष पे बैठे लोगों को करनी पड़ेगी। सीढ़ी की अगर सफाई करनी है तो पहले ऊपर की सीढ़ी से कूड़ा साफ करना पड़ेगा, तब नीचे तक साफ करते हुए आएंगे तो सीढ़ी साफ हो पाएगी। और अगर आप नीचे की सीढ़ी से चाहें कि यहाँ से कूड़ा समाप्त हो जाएगा तो संभव नहीं है। तो जातिवाद समाप्त करने का मैं फॉर्मूला देता हूँ कि आप एक बार जाति जनगणना देश में करा दीजिए, हर जाति की ये बता दीजिए कि संख्या इतनी है, और फिर आप एक काम करिए कि सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन में उस जाति के अनुपात में जिस जाति के लोग आ जाएं, मान ले कोई जाति 4% है और वो 4% सरकारी नौकरियों में आ जाए तो उसे जनरल में डाल दीजिए। फिर वो केवल तब तक आरक्षित वर्ग में रहे जब तक उसे उसकी संख्या के अनुपात में नौकरी नहीं मिल रही है। और जो जो जनरल में जाति आती रहे उसके लिए देश में कानून बनाए कि किसी भी सर्टिफिकेट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में जाति नहीं लिखी जाएगी और जाति पूछने पे और जाति बताने पे कानूनी दंड होगा, कानूनी सजा होगी। आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं नर्सरी में, उसमें तो जाति लिखते हैं। आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, उसमें तो जाति लिखते हैं। आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें तो जाति लिखते हैं। आप गर्व के साथ जाति बताते हैं, फिर चाहते हैं जाति खत्म हो। तो होगा क्या कि धीरे 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 एक एक जाति करके जनरल में आते जाएंगे और उनका जाति लिखने पे हो गया क्या समय पूरा? चलो मैं दो बात और कह दूं बस। मैं 1 मिनट ले लूं खाली। मैं 1 मिनट इसलिए लेना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें टैलेंट का कोई सवाल ही नहीं होता। आप दूतावास में रहे हैं, दूतावास में जब नियुक्त किए जाते हैं राजदूत, तो उसमें योग्यता का क्या है? जिसका चेहरा पसंद आया उसे भेज दिया। जब गवर्नर बनाए जाते हैं तो गवर्नर की क्या योग्यता होती है? उन्हें बैठ के वहां बस नाश्ता करना और क्या करना गवर्नर को, जिससे चाहे उसे बना सकते हैं। और कई पद हैं ऐसे। तो मैं ये बताते हुए कि 11 सितंबर 1981 को राज्यसभा में जवाब दिया गया कि जो हमारे उच्च आयोग हैं विदेशों में भारत के, उनमें जो कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी, उसमें प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों में ओबीसी 0, एक भी कर्मचारी नहीं। 1981 का आंकड़ा है ये। SC ST 9 और जनरल 91। सेकंड क्लास में ओबीसी 0.7%, SC ST 5 और जनरल 94। थर्ड क्लास में ओबीसी 1%, SC ST 6 और जनरल 93%। और एक और कह दूं माफ़ी चाहते हुए, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं ना किसी जाति का, लेकिन जब हमें चीज़ें समझनी हो तो कहना पड़ता है। एक सवाल और आया था 1980 में, केवल एक जाति, ब्राह्मण जाति का सर्वे किया गया। कैबिनेट सचिव थे 70%, सचिव थे 62%, केवल एक जाति से। राज्यों के प्रमुख सचिव थे 54%, सुप्रीम कोर्ट में जज थे 65%, हाई कोर्ट में जज थे 50%, विदेशों में राजदूत थे 41%, वाइस चांसलर थे 51%, IAS थे 71%, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य थे 36%। तो ये सारी बातें, क्योंकि थोड़ा समय कम है, ये सिद्ध करती हैं कि सवाल योग्यता का नहीं है, ये योग्यता के बल पर नहीं, सवाल प्रतिनिधित्व का है। अगर हमारी नीयत साफ हो, हमें कमज़ोर लोगों, अगर 4 भाई हैं और उनमें 2 भाई किसी वजह से कमज़ोर रह गए, बीमार हो गए, गरीब रह गए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपने पिताजी से कहें, पिताजी इन्हें 1 दुकान फालतू दे दो, ये बेचारे गरीब हैं, इनके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, और इन्हें थोड़ा 1 किलो दूध फालतू दे दिया करो। तो ये कोई गुनाह नहीं है। हमें भाइयों से प्रेम करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें जो पीछे रह गए हैं उन्हें बराबरी में लाने के लिए इसका समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आयोजकों का आभार कि उन्होंने इस विषय के लिए मुझे आमंत्रित किया। सम्मानित मंच और श्रोतागण, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है कि आरक्षण एक सामाजिक समस्या है जिसका एक राजनीतिक समाधान दे दिया गया।
इसको और तोड़ करके समझाऊं तो आपकी दांत में सड़न है, वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और आपको कह दिया गया कि एक अंबेडकर स्वर्ण जड़ित योजना हम चला रहे हैं, सोना आपके दांत पे चढ़ा दिया जाएगा और ये लेके चलो और बाद में जब मरने लगोगे उसको बेच लोगे, कुछ पैसा भी मिल जाए। तो इसको ये इसी नज़रिए से देखिए कि कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि जातिवाद है समाज में, बिल्कुल है। और यह भी डिनाई हम नहीं कर सकते हैं कि पिछले 15, 20, 30 वर्षों में जब से मैंने होश संभाला है, तो जो अभी पवन जी कह रहे थे या राजकुमार जी कह रहे हैं या अन्य वक्ता कहेंगे कि लोगों के घर अलग बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, जातिवाद होता था, सामने बैठ नहीं सकते थे, परंतु आज यह सत्य है कि वही दलित, वही डोम, चमार, मुसहर, धोबी, माली, नाई, जो भी जातियां गांव में होती हैं, आज मेरे ड्राइंग रूम में मेरे सोफे पे आके बैठता है। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, और मुझे ना तो इससे तब प्रॉब्लम थी ना आज मुझे इससे समस्या है। अब क्या है कि 70 वर्षों से ये चल रहा है या 75 वर्षों से, क्या हमारे पास कोई डेटा है इसका कि इससे किसी समाज का कोई लाभ हो गया हो, कोई एम्पेरिकल एविडेंस हो कि हर 10 साल पे एक सर्वेक्षण किया जाए? मतलब जातियों को सम्मिलित करने के लिए तो गहन सर्वेक्षण, मनुस्मृति में चले गए, वेद में चले गए, उससे पहले बिग बैंग में बैठ करके देख लिए कि फट रहा है तो वहाँ से कौन जाति नीचे जा रही, कौन ऊपर जा रहा है। 10-10 साल में कोई एविडेंस है कि हमने 10 साल देखा कि भाई किसी ने, अम्बेडकर ने सोचा, फूले ने सोचा, पेरियार ने सोचा, जो भी आजकल के जो भी दार्शनिक हो रहे हैं नए नए, तो उन लोगों में से किसी ने ये बताया कि भाई 10 साल में इन जाति समूहों को जो हमने 17% आरक्षण दिया, 15% दिया आरक्षण, इसका उत्थान हो गया है? किन जातियों का हुआ? यदि नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं लग रहा है कि ये 75 साल, ये अनंत काल तक, मतलब ये चलता जाएगा जब तक समानता? ये कौन सी बात हुई भाई? कौन ये मानदंड तय करेगा कि समानता जब तक नहीं? कोई एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना, क्योंकि उसका रिपरकशन जो समाज झेल रहा है। और मेरिट पे लोग प्रश्न कैसे उठा दे रहे हैं यार? मतलब हाउ कैन यू डिबेट मेरिट? योग्यता पे कैसे कोई प्रश्न उठा सकता है? ये किस तरह की बात है? मतलब आप चाह रहे हो कि एक नदी है, हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास कार है, साइकिल है, रिक्शा है, एक ब्रिज बनवा देते तो 3 मिनट में हम क्रॉस कर जाते। सरकार लेकर के आते हैं कि अंबेडकर नाव योजना एक चला देते हैं, सबको नाव दे दी जाएगी। तो अब अंबेडकर नाव योजना चल गई, सबके पास नाव आ गई। कार वाले जो हैं, बाइक वाले हैं, साइकिल वाले हैं, हो सकता है खेवे के किसी तरह उस पार पहुंच जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा बोल रहा है कि यार हमको नाव ही चलाने नहीं आता है। आई कि ठीक है, तुम्हारे लिए फूले नाविक खेव योजना हम देंगे। उसमें क्या होगा कि एक खेवनहार दे दिया जाएगा कि हम नाव को चलाओ और भाई साहब बैठे उस पार जाए। उस पार वो आदमी उतरा, अब सोच रहा है कि यार अब मैं करूं क्या, आ तो गया हूं इस पार। कहा कि अब आएगा पेरियार पिट्ठू योजना, तुमको पीठ पर बिठा करके ले जाएंगे और बाजार घुमाएंगे, और जो बोलोगे ये चीज हमको चाहिए वो तुमको मिल जाएगी। आप सोचिए यही हो रहा है ना, पढ़ाई में आरक्षण मिल रहा है, नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा है। ये कब तक जाएगा यार? कोई एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा है। आप प्राइवेट, ठीक है, आप बोल रहे हो कि एडमिशन तक मिल जाएगा आरक्षण, वहीं तक वो क्लासरूम में ही पहुंच सकता है, ठीक है। फिर डॉक्टरी का जो एग्जाम होता है, सरकारी एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का सरकारी एग्जाम होता है, एसएससी में, रेलवे में, वही उसी स्कूलों से तो बच्चे पढ़ के जाते हैं। तो उनको वहां पे क्यों आरक्षण मिल रहा है? आप मतलब सीधा इस डिबेट से ये बात पूरा गायब कर दोगे आप कि सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है। पूरी लड़ाई इसी बात के लिए कि हमको प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। प्राइवेट एक सेक्टर बचा हुआ जो इस देश को ढो रहा है, आपको उसमें भी आरक्षण चाहिए। क्यों? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। अरे चुनाव होता है प्रतिनिधित्व के लिए, मेरिट प्रतिनिधित्व से नहीं आता है। मेरिट के कुछ मानदंड हैं। मेरिट आपको एक उत्कृष्ट सर्जन बनाता है, और प्रतिनिधित्व आपको केवल उस कक्षा में पहुंचा सकता है। उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं उखाड़ सकते जीवन में। इस बात को हमें और आपको समझना चाहिए। फिर एक आता है 3000 साल पहले,
हमारे गले में झाड़ू बांध दिया, मटकी बांध दी। फर्जी बात, ये सब एट्रोसिटी पॉर्न है। ये 1970 के दशक में ये वामपंथी बकलोली मात्र है। कोई प्राइमरी सोर्स में यहां पे खड़ा हूं, सर्च करके मुझे दिखाओ कि कब से ये आया, 3000 साल का, किस लिटरेचर में है, ये कहां पे है। 1835 में हर एक जितने भी हमारे यहाँ प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पे सर्वे किया अंग्रेजों ने कि भाई जो लेके चल रहे हैं ब्राह्मण का, इस पर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग या अन्य लोग भी मानते हैं कि ब्राह्मणों के ही दिमाग हुआ करता था क्या। नहीं भाई साहब, वो जो सर्वे हुआ है उसका डेटा यदि मैं मतलब पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट मैं एक बता देता हूँ आपको कि उन सर्वेज में बंगाल का एक वर्धमान है जगह, 1835 में वहाँ पे जब देखा गया स्कूलों में किस तरह के लोग पढ़ रहे हैं, चांडाल शिक्षक था। चांडाल डोम से भी गिरा हुआ होता है। उस समय मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं मानता, ये अंग्रेज ये मानते थे। उन्होंने कहा कि ये दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, और उसी कक्षा में ब्राह्मण भी पढ़ रहा है। कितना परसेंट? 17%। सवर्ण और ब्राह्मण सब मिलाकर के 20 से एट मैक्स 40%। उस समय के लाखों स्कूलों, केवल बिहार और बंगाल में उस समय 1 लाख से अधिक स्कूल थे। और एक एक प्रेसिडेंसी का डेटा दूंगा, चाहे मद्रास ले लो, पंजाब ले लो, सबका यही हाल था। 17%, 20%, इतना ही है। डोम भी पढ़ रहा है, मुसहर भी पढ़ रहा है, चमार भी, भंगी, पासी, जो जाति आप कहोगे सब था। तो ये ब्राह्मणों का जो कहा जाता है ना कि ये था, और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड हैं। उस समय के गवर्नर के साइन के साथ ये सर्वे अभी भी ब्रिटिश वहाँ की जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे रखा हुआ है। और महाशय धर्मपाल जैसे लोग जो वहाँ पे जा कर के उन्होंने लाया, इसको आज हम जान पा रहे हैं। तो प्राइमरी सोर्स ये है। ये सब कहना कि पानी नहीं पीने दिया, कैक्टस थे तुम, कैसे बच गए जीवित? पानी नहीं पीने दे रहा था तुम्हारा। ठाकुर का कुआं तुम खोद ले रहे थे, अपना कुआं नहीं खोद पा रहे थे। कौन सा लॉजिक है यार ये? नहीं, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। यहाँ पे फिर आ जाता है, मतलब कुछ लोग संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 341 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर क्या है, इंदिरा साहनी जजमेंट क्या है, क्या करें उसका हम? मुझे वामपंथ को समझने के लिए दास कापिताल पढ़ना पड़ेगा क्या? आज मैं नहीं देख रहा हूँ कि वामपंथ किस विकृत रूप में आ चुका है। मुझे आज के समाज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैं अम्बेडकर, फुले और पेरियार को पढ़ूं, जिसका अपना कोई प्राइमरी सोर्स था नहीं। जो मन में आया लिख दिया, जो मन में आया बोल दिए। ठीक है, आपने उनका आइकॉनिफिकेशन करके इतना बड़ा बना दिया कि मेरे द्वारा यह बोलना भी ईश निंदा, ब्लास्फेमी के समान हो सकता है, SC ST एक्ट लग जाएगा। बट थैंकफुली उसमें 84% लोग OBC समाज से फंसते हैं। ये भी है, ये सब सत्य है कि जो ये एट्रोसिटी ब्राह्मणों पे डाला जाता है ना, सो कॉल्ड सवर्ण कास्ट पे, उनका जो आधार बिंदु है, जो आप डेटा पॉइंट्स आप देखोगे सब में OBC फंस रहे हैं। कन्विक्शन रेट 8% है। तो ये सारा कुछ, मैं ये नहीं मान रहा हूं अभी भी कि जातिवाद समाप्त हो गया देश में, है उसका तरीका। मैं 2 रेडिकल सुझाव दूंगा कि ये कैसे समाप्त हो सकता है। पहला, एक जो ज़्यादा रेडिकल है वो ये है कि अभी से जो भी सरकार IITs खोले, IIMs खोले, स्कूल खोले, जो भी खोले, जोड़े में खोले। मतलब क्योंकि उसका मैं बताऊंगा रीज़न क्या है। एक क्या होता है कि IIT में बच्चे पहुंच तो जाते हैं आरक्षण से, 90% फेल कर जाते हैं। कहा जाता है नहीं वहाँ ब्राह्मण प्रोफेसर है, नाम देख करके फेल कर देते हैं। मतलब मैं अजीत भारती हूँ, पिता का नाम रामविलास सिंह है, अपना टाइटल मैं छुपाते घूम रहा हूँ एक सवर्ण होकर के, क्योंकि लालू के टाइम का वो रेजीम हमने देखा है। और तुम यहाँ पे ये लोड हमारे ऊपर उल्टा डाल दोगे तुम कि दूसरी जातियां अपना टाइटल छुपाए घूम रही थी। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरी पूरी जनरेशन, नाम में जो है राजेश, रंजन, प्रत्युष, प्रकर्ष, इस तरह के नाम जिसमें जाति नहीं होती है, सवर्ण छुपा रहे थे। जो भी कारण हो, मैं इसके लिए उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूं। अब मैं जो सुझाव दे रहा था कि जोड़े में खोलो, IIT 2 खोलो, IIM 2 खोलो, और एक में केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही पढ़ें, वही माली का काम करें, वही पानी पटाएं, वही शिक्षा दें, वही जांचें, और उनका पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होने दो। इधर अनारक्षित में बोल रहा 75% आरक्षण करके अलग हटाओ।
25% दे दो, तुम 25% दे दो, ये कर दो। ये हो सकता है क्या? ये यदि आप लोग कर पाए तो ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि एक योजना है जिसमें आरक्षितों को पहले से ही 70% दे दिया जाए। स्टार्टिंग लाइन की बात हो रही थी ना, पहले ही 70% दे दो, और उसके बाद उसके ऊपर से जो भी वो एग्जाम लिया जाए उसमें नंबर उसका जोड़ दो। तो हो सकता है 100 में 112 नंबर ले आए, तो इससे मुझे लगता है समाज में बहुत विकास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।